बाल की खाल पिंडा वालियां दे नाल। और बताइए कैसा है मेरे देश की एथलेटिक्स का हाल। हाल बताते हैं आज। लैक्टेट टेस्टिंग के बाद वीडियो बनाएंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हमारे देश की क्या परफॉर्मेंस रही है। थोड़ा काम काज करने अभी तो हम रेडी बैठे हैं। लड़का गया हुआ है, एक ही लड़का है जिसकी आज लैक्टेट टेस्टिंग करनी है। अच्छे से देखते हैं क्योंकि क्रॉस कंट्री का सीज़न शुरू होने वाला है, वर्कआउट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अंदर बैठ के आपको बताते हैं क्या है देश की एथलेटिक्स का हाल। बाल की खाल पिंडा वालियां दे नाल। और बताओ कैसा है मेरे देश का हाल। कुछ दिन हुए हैं कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है एथलेटिक्स की वो ख़त्म हुई है। विश्लेषण तो हमने कर रखा था बहुत दिनों से, कोई एक ट्रैक पर और दूसरी बार फिर से ट्रैक पर किया था, लेकिन उस दिन लैक्टेट की टेस्टिंग चल रही थी लड़के की, तो उस दिन एडिटिंग नहीं हो पाई। फिर मैंने सोचा इसको अच्छे से किया जाए और बैठ के किया जाए अंदर, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाले एथलीट्स हैं, उनको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं है कि हम क्वालिफाई कर गए हैं और हम वहाँ पर जा रहे हैं, हमारी कोई प्रेपरेशन नहीं है और हम इसको लाइटली ले रहे हैं, ऐसा ही नहीं है। सिर्फ ये भी है कि आने वाले समय में हम क्या सुधार कर सकते हैं, मेन मकसद ये होता है। पिछले कोई 5-6 साल से हम ये बना रहे थे बाल की खाल, और उस वक्त बहुत से लोग आते थे, उस चैनल पे गाली देते थे, हमने उस चैनल को बंद कर दिया था। यही वजह थी कि क्रिटिसिज्म जो है वो हमें लेना नहीं आता है। ये नहीं होता है कि हर कोई आपको नीचा दिखा रहा है। आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है तो आपको उसको देखना चाहिए कि कोई क्रिटिसिज्म क्यों कर रहा है। अगर क्रिटिसिज्म इसलिए किया जा रहा है कि आपको नीचा दिखाया जाए, और अगर आप यही मानते हैं तो आप उसको मत सुने। लेकिन अगर ये है कि आपका क्रिटिसिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, आपको इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आप उसमें अच्छा कर सकें और आपका भला कोई चाहता हो, तो उस क्रिटिसिज्म को ज़रूर सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि हम इसको आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है लर्निंग की बात। अब इसमें कौन-कौन से गए हैं वहाँ पर और क्या-क्या गुल खिलाए हैं हमने, हम उसको देख लें। मैं 2-4 एथलीट इनमें से हैं, उनकी इंटरव्यू सुन रहा था इसके बाद। और वो कह रहे थे कि एक तो ये कह रहे थे कि मैंने इसकी अच्छे से तैयारी नहीं की थी। देखते हैं कि एक एथलीट इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है या क्वालिफाइंग टाइम पे अच्छा करता है, और जब आई बात मेन कंपटीशन की वहाँ नहीं कर पाता है। आपको एज एन एथलीट कैसा लगता है ये बात? हाँ, मेरे को ऐसा कुछ खास तैयारी नहीं था इसके लिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली खेलते आ रहा हूँ एंड बीच में मेरे को बहुत कम टाइम मिला मेरे को वापस फॉर्म रिबिल्ड करने में। एंड जब भी भुवनेश्वर में कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज हुआ, उसके बाद इंटरस्टेट हुआ, तो उस समय मेरे को तो भाई साहब आप लेने क्या गए थे उधर? अगर आप खुद के खर्चे पे जा रहे हैं, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपको तजुर्बा लेना है, आपको आगे अच्छा करना है। लेकिन अगर आप इस कॉम्पिटिशन को ही मेन कॉम्पिटिशन नहीं मान रहे हैं, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप कौन से कॉम्पिटिशन को मेन मान रहे हैं और किस आदमी को आपके वहाँ ना जाने से फ़ायदा हो सकता है, और कैसे कितने लड़कों को वहाँ पर ना जाने से जो फंडिंग आपको की जाती है, ट्रेनिंग बाहर की जाती है और कोचिंग बाहर होती है, डाइट वगैरह जो वहाँ पर कोई भी संस्थाएँ होंगी को जो सरकार से अप्रूव्ड होंगी, वो करते हैं। तो उसका जो आपने बर्बादी की है, किसको फ़ायदा हो सकता था? ये मत समझें कि क्रिटिसाइज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई किसी को मैं पसंद नहीं करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई अच्छा करेगा, उसको बिल्कुल ड्यू क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। तो इसमें थे कोई हमारे 19 एथलीट एज़ पर माय इन्फॉर्मेशन। मैं ज़्यादातर जो कॉम्पिटिशन होते हैं उनको देखता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैंने कॉम्पिटिशन्स को देखा है क्योंकि बहुत उसमें हमारे एथलीट्स थे, स्प्रिंटिंग से लेकर डिस्टेंस और रोड वॉकिंग तक। रोड वॉकिंग से शुरू हुई थी ये 35 किलोमीटर में, हमारे उसमें 2 वॉकर थे, राम बाबू और संदीप कुमार। और अगर हम स्प्रिंटिंग से शुरू करते हैं, 200 मीटर थे,
अनिमेश कुजूर। इन्होंने 2077 की लगाई थी, 42nd थे ओवरऑल और डिड नॉट एडवांस, हीट में से बाहर हो गए थे। इनका मैं रनिंग स्टाइल देख रहा था, इनके बायोमैकेनिक्स देख रहा था, बहुत सा काम अभी होने वाला है। शायद यंग हैं और आने वाले समय में ये हो सकता है इस चीज़ को सुधारें और इस चीज़ को देखें और एक्सपोज़र जो चाहिए इनको, इंटरनेशनल लेवल तक का एक्सपोज़र चाहिए और उम्र जो है वो तो हर रोज़ बढ़ रही है ना। अब पिछले हफ़्ते से ये 1 हफ़्ता पुराने हो गए हैं। कितना इनको टाइम चाहिए और कौन से एथलीट के साथ आप ट्रेनिंग करते हो इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ वहीं जो हमारे 21 वाले 20 हाई वाले एथलीट होते हैं उनके साथ करेंगे, कंपटीशन वही रहेगा और ट्रेनिंग उस स्तर की होगी तो ये 20 कभी नहीं तोड़ पाएँगे। तो पहले 20 टूटेगा, फिर उसके बाद कभी मेडल वगैरह की बात की जाएगी। तो इस जनरेशन का तो मुझे अभी लग नहीं रहा है। हो सकता है आने वाले 5-7 साल में कोई 20 तोड़ दे और हो सकता है उसके बाद 5-7 साल में मतलब 10, 12, 15 साल में हो सकता है कि हमारा मेडल का कोई चांस बन जाए। लेकिन उतनी देर में ये लोग आपने देखा होगा कि जो अब कॉम्पिटिशन हुए हैं, उसमें मिक्स यूरोपियंस उनके उनके बहुत मेडल आए हैं और ये बात मैंने पहले भी कही थी। इसका कारण है, वो क्या है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। क्यों मैं कह कह रहा था कि उनके मेडल जो आएँगे इस बार, जिनके आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो ये है अनिमेश कुजूर भाई साहब, इनका क्वालीफाई नहीं हुआ 200 मीटर में। 2077 की तो कोई ख़ास रेस नहीं होती है। जो मैं आशा कर रहा था इनसे कि शायद लो 20 की लगाएँगे और एटलीस्ट सेमीफ़ाइनल फाइनल में इनको देखा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो दिस इज़ अ बिग फेलियर। अब उसके बाद 5000 मीटर में थे गुलवीर सिंह, 1342 की सेकंड रेस थी इनकी ये, क्योंकि उसके पहले 10,000 लग चुकी थी, मुझे याद है। तो 1342 में ये लगा रहे हैं और इनका शायद पीबी है 1259। अब पीबी और इसमें इतना अंतर है, लेकिन फिर भी आप क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं, इसमें कहाँ अंतर है? जो मेरा विश्लेषण है, अब मैं डिस्टेंस का दोनों ही निकाल देता हूँ। 10,000 मीटर में ये थे 16th फाइनल में, 29-13 में शायद 27 डेड की इन्होंने लगाई हुई है। उसके बाद तो डिस्टेंस का मुझे कोई दिखाई दे नहीं रहा, ना स्टीपल चेज़ में, ना कहीं और, लड़कों की बात कर रहा हूँ। तो इसमें इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि इनका पीबी जो है ये दोनों में 5000 में और 10,000 में बाय टाइम क्वालीफाई करके गए थे। ये शायद दोनों में बाय टाइम था। 5000 का तो मुझे पता है। लेकिन फिर भी इनका हो नहीं पाया कुछ, क्योंकि जो गैप है, जो कोचिंग का और एथलीट के बीच एक गैप है अभी भी। ये गैप पहले बड़ा था, आज से कोई 5-7 साल पहले बड़ा गैप था, जब ये फ़ॉरेन के कोचेज़ शायद पहले भी थे, हमारे ज़माने में भी हुआ करते थे। लेकिन अब भी जो कोचिंग फ़ॉरेन से आती है और ये बाहर जाके ट्रेनिंग करते हैं और अच्छे लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, अच्छे अल्टीट्यूड पे जाते हैं। मेरे पास जो लड़के करते हैं, उनमें से भी हैं वहाँ पर और जो क्वालिटी सब सही है, ट्रेनिंग की क्वालिटी सही है, सब सब ठीक है। लेकिन इसमें जो गैप आ रहा है, जो पहले ट्रेनिंग की क्वालिटी का गैप हुआ करता था, वो क्लोज़ हो चुका है, लेकिन इसका जो अभी गैप है, वो है अंडरस्टैंडिंग का। कोचिंग की अंडरस्टैंडिंग और एथलीट की अंडरस्टैंडिंग दोनों में बहुत बड़ा गैप है। मतलब आप स्ट्रैटेजी को समझ नहीं रहे हैं, आप अडैप्ट नहीं कर रहे हैं, रेस में क्या हो रहा है उसकी आपको कोई सुध नहीं है। वो इस वजह से नहीं कि आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, उस लेवल का कॉन्फिडेंस अभी जागृत नहीं हुआ है आप में कि आप ऐसे डिसीज़न्स ले सकें खड़े पैर, रेस के अंदर वो डिसीज़न लेने होते हैं, जो कि ब्रेव डिसीज़न होते हैं कि आपको इसमें क्वालीफ़ाई करना ही करना है, जिसको हम बोलते हैं भारत में सदियों से, हज़ारों सालों से उसको बोलते हैं ध्यान। आपका ध्यान नहीं रहा इसमें। अगर आपका ध्यान रहता, तो मुझे आशा थी कि आप चलो 10,000 मीटर तो छोड़ें, उसमें था कुछ टेम्परेचर वगैरह का कुछ ज़्यादा था, शायद 5,000 में ये इनका गर्मी तो होगी उधर, लेकिन वो शायद बारिश हो चुकी थी, अब मुझे याद नहीं है। और ये इसको क्लोज़िंग किया जा सकता था अच्छे से, ये कोई चौथे 5वें नंबर पे क्वालीफ़ाई कर सकते थे फाइनल के लिए और फाइनल में भी इनका हो सकता था, अगर ध्यान ध्यान वहाँ रहता।
और स्ट्रेटजी जो होती है आपकी, एक तो होती है आप मन बना के जाते हैं ये करना है, लेकिन वैसा कभी होता नहीं है। वो जो एथलीट करता है उससे उल्टा होता जाता है, कोई और सामने आ जाता है, कोई और लैप आगे लगाता है, आपको पता है। तो अगर ये सिर्फ ध्यान रखते कि अपने लक्ष्य पर और लोगों पर कम, तो हो सकता था कि ये फाइनल में इनका रिज़ल्ट अच्छा होता। लेकिन इसमें अभी समय लगेगा, आने वाले समय में इसमें भी शायद 10-12 साल हमें लगेंगे अभी कोई मेडल वगैरह निकालने में इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि उस लेवल का अभी हमें एक्सपीरियंस जो कोचिंग और एथलीट के बीच जो गैप है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का गैप है जो एनालिसिस है रेस का, और एथलीट उसको किस तरीके से लेता है और कैसे उसको प्रोसेस करता है, इन बातों का अभी हमें तजुर्बा नहीं है वहाँ पर। जो मुझे अब तक दिखाई दे रहा है, पिछले शायद 2019 से पहले से हमने बंद कर दिया था ये बाल की खाल का वगैरह, क्योंकि क्रिटिसिज्म जैसे मैंने पहले बोला कि वो लेते नहीं थे। तो अगर ये गैप जो है ना वो क्लोज़ हो जाए, उसका तरीका है हमारे पास, हम वहाँ पे आके काम कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ बहुत अच्छे से, वहाँ का जम्पल हूँ, और कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर वो पॉलिटिक्स आ जाती है, ये पार्टी, वो पार्टी, ऐसा हमारा कुछ लेन-देन नहीं है, सिर्फ़ एथलेटिक्स के साथ ही है, आने वाले समय में कभी करेंगे। अब 110 हर्डल्स की बात करते हैं, तेजस सिरसे, ये 1357 में हीट में 6th, 5वीं हीट में बाहर, क्वालीफाई नहीं किए थे। अब इसमें ये स्प्रिंटिंग है, इसमें एरर का मार्जिन बहुत छोटा होता है। अभी क्योंकि रॉ स्पीड का हो सकता है मसला इनका हो, और जो ओवरऑल इनकी एग्जीक्यूशन है, वो उसका मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी जब तक कि हम 12-9 की नहीं लगाते 110 हर्डल्स, तो भूल जाएँ कि कहीं भी हम मेडल वगैरह निकाल सकते हैं। अब तक का जो इसमें मैंने देखा है, 110 हर्डल्स का बहुत अप एंड डाउन होता रहता है। ये रशियंस के मेडल निकलते रहते हैं, रहे हैं पहले, चाइनीज़ के निकलते रहे हैं। ये ऐसा नहीं, ये एक ऐसा इवेंट है 110 हर्डल्स जिसमें कि हमारा बहुत स्कोप है, और इसको ये अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। आ रहे हैं एथलीट, लड़कियों और लड़कों में भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी हम वहाँ पे नहीं है। ये 13-5 का जो लेवल है, ये हमारा जहाँ जो U20 वगैरह का नेशनल का लेवल है वो होता है। और अभी वहाँ पर हम नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि अभी या तो जो रॉ टैलेंट हमारा है भारत में, जिसमें जो 10-12 साल के बच्चे हैं उनको रिक्रूट किया जाए, और उनको आगे मतलब इतने मासेस में हों कि उनका जो इवेंट वगैरह है वो इतनी जल्दी डिसाइड नहीं करते हैं, मल्टी इवेंट करते हैं वो 14, 15, 16 साल की उम्र तक, 14-15 तक, खासकर उसके बाद भी वो मल्टी इवेंट करते हैं, अगर रनर बनना हो तो, या थ्रोइंग करते हैं या जंपिंग, फिर भी मल्टी करते हैं, लेकिन 18 के पर जाकर थोड़ा-सा उनका होता है कि वो अपना इवेंट जो चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद भी एनसीए वगैरह में जाते हैं, तो इवेंट फिर भी वो कभी बदल देते हैं। मतलब ये कि इतनी जल्दी स्पेशलाइज़ जो है ना, वो नहीं करवाना चाहिए, जैसे हमारे भारत में पहले से होता रहा है। तो इसका स्कोप है 110 हर्डल्स का, लेकिन इनकी परफ़ॉर्मेंस भी जो है, वो आशा के मुताबिक अभी नहीं है। 20 किलोमीटर रेस वॉक जो सर्विन सेबेस्टियन थे 31st फाइनल में, और 35 किलोमीटर में मैं देख रहा था क्योंकि हमारा लड़का था उसमें, वो गोल्ड था उसका 35 किलोमीटर में। और इसमें ये संदीप कुमार और राम बाबू, इनको मैंने, ये तो फुटेज में भी कभी मुझे दिखे नहीं कहीं, डीक्यू हो गए थे राम बाबू तो, और संदीप कुमार ने 2:39:15 में लगाई थी, 23rd थे ओवरऑल। अभी मैं देखता रहता हूँ कोई वॉकिंग की चैंपियनशिप हो रही है, अलग से होती है, जैसे रिलेज़ होती हैं हमारी अलग से, उस प्रकार से। उसमें ये इनका थोड़ा परफ़ॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन जो एक्चुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ये भी, इसमें भी बहुत स्कोप है, एंडोरेंस इवेंट है, एंडोरेंस की सीलिंग बहुत बड़ी होती है, और इसमें अगर हम, प्रॉब्लम वही आ रही है जो डिस्टेंस वाले लड़कों को आ रही है, कि अगर हम साइकोलॉजिकल जो ट्रेनिंग है, जो कि उस स्तर की हम अपनी भाषा में ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे असल में जो भारत में गैप होता है, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के होते हैं और जो खेलने वाले लड़के होते हैं, ये अलग 2 पैरेलल चीज़ें चलती हैं। ऐसा जब ये गैप क्लोज़ होगा कि पढ़ने लिखने वाले लड़के जो हैं वो स्पोर्ट्स में से आएँगे, और वो
ऐसे जॉब्स करेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे या इंजीनियर्स बनेंगे या ऐसे काम करेंगे जो साइकोलॉजी होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वगैरह के, तब जाके ये गैप क्लोज़ होगा। फिर हमारी ये परफ़ॉर्मेंस है जो हर्डल्स की है, जो डिस्टेंस और ये वॉकिंग की है, ये प्रॉब्लम तब सॉल्व हो सकती है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग का तो अब कोई मसला नहीं है। आजकल तो सभी को पता है कौन-सी ट्रेनिंग कहाँ पे क्या हो रही है। सिर्फ़ कोचिंग में अब है कि कैसे आप पर्सनली इस चीज़ को एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसका जो ओवरऑल आपको चाहिए, इसकी जो परफॉर्मेंस के लिए साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, उसमें बहुत बड़ा गैप है एथलीट और कोचिंग का, जो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सभी बाहर के कोच हैं वो अंग्रेज़ी बोलते हैं। और ये आपको एक बात बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें भारत के कोच ही चाहिए, उस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। एक मैं देख रहा था वीडियो, एक 400 के लड़के थे, उनके कोई कोच थे, जमैकन थे शायद, वो कह रहे थे कि उनको ब्लेम किया जा रहा है कि एथलीट को ओवर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ओवर ट्रेनिंग एथलीट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही वो करेगा, उसकी वो परफॉर्मेंस वहीं ट्रेनिंग में ही पता चल जाता है कि आपकी ओवर ट्रेनिंग हो रही है, उसको एडजस्ट हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वो ओवर ट्रेनिंग कर लें, क्योंकि आपको बिल्कुल उसके फिजियोलॉजिकल साइंस होते हैं, वो पढ़ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि इतना कोई बेवकूफ़ कोच नहीं होता कि उसको ओवर ट्रेनिंग करवाए। ये पुरानी बातें होंगी कोई 1980 की, अब नहीं होता है। अब इसमें फ़ील्ड का हमारा फ़ील्ड ही नहीं है। हाई जंप, लॉन्ग जंप में, ट्रिपल जंप में या जैवलिन में क्या हुआ है, लेकिन इसमें से एक आपको बताने वाली जो बात है, उसमें है जैवलिन के सचिन यादव का 4th थे फाइनल में, अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी इनकी। अब इनके पीछे जो स्प्रिंट से लेकर जो होता है फ़ील्ड तक, इसमें डिस्टेंस वाले भी आ जाते हैं। उसमें क्या पीछे से मसाला कोई लेता है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। क्योंकि मसाले वाले निकल भी जाते हैं, अगर कोई किसी को जानता हो, ये भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार हुआ है कि ऐसे लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, ऐसे लोगों पर बैन होता है, सस्पेंशन होती है, जो लोग नहीं होने चाहिए थे पहले से ही वहाँ पर, लेकिन थे और पकड़े गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा नाम बन जाता है और समझने वाले इशारा समझ जाते हैं और वो कभी पकड़े जाएँगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ें अब से नहीं चल रही हैं, ये 70s 80s से चल रही हैं और अमेरिकन भी ऐसा ही है हुआ है। कुछ लोग कभी पकड़े ही नहीं गए हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम हो गया था और उनको फिर रिज़ल्ट, कुछ डॉक्टर्स वगैरह के इंटरव्यूज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, थोड़ा सर्च मार लें कि क्यों नहीं पकड़े गए हैं कुछ लोग, जो बड़े-बड़े नाम हैं, धुरंधर नाम है अमेरिका के, वो पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन रिज़ल्ट में पॉज़िटिव आ गए थे। तो ये जो चीटिंग है, जो डोपिंग वगैरह का मसला है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है और इस पर हमें लगाम कसनी चाहिए और छोटे लेवल पर जो टेस्टिंग है उसको अप्रूव करना चाहिए। हालाँकि यहाँ पर भी एनसीए में टेस्टिंग नहीं होती है, जो कि बहुत बड़ा, क्योंकि बाहर के देशों के लोग होते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, इनको परफॉर्मेंस से अपने के मतलब होता है। तो टेस्टिंग का और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, कोचिंग, कोचेज़ को ट्रेनिंग, और जब आपका ये हो जाता है ना कि आपको छोटे लेवल पर जो परफॉर्मेंस है 18 की, 20 की, उसकी वजह से नौकरियाँ मिलती हैं बड़ी-बड़ी, और जो बड़ी उम्र वाले होते हैं वो एज घटा लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। उसकी वजह से फिर ये डोपिंग वगैरह इसको ये प्रमोट होती है लड़कों में, लड़कियों में, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि हमें सरकारी नौकरी हो और हम बैठकर आराम से खाएँ। और उसकी वजह से कि हालाँकि ये सपोर्ट के लिए है एथलीट के लिए, क्योंकि एथलीट को अगर वो अच्छी कंपनी में होगा, अच्छे सरकारी पद पे होगा, तो उसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है और वो अच्छे से ट्रेनिंग कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि आपकी नौकरी है, अब शादी होगी, बच्चे होंगे और ये चलता रहता है। तो इसको थोड़ा, अगर जो नौकरियाँ हैं उसको उनको निकाल के अगर स्टाइपेंड वगैरह हो 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, इस प्रकार परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाए, तो बहुत अच्छे से ये इनकी परफ़ॉर्मेंस भी आ सकती है और मेडल जो है आने वाले समय में हो सकते हैं। और जो जितनी समय और पैसे की बर्बादी की जाती है बाहर कैंप्स पर, और ट्रेनिंग जो उस लेवल की आप सोचते हैं कि शायद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे कोचेज़ नहीं करवा सकते हैं वो भी।
लेकिन जो ट्रेनिंग हमें चाहिए, हमारे हमें कोचेज़ की ट्रेनिंग चाहिए, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग चाहिए। ये ट्रेनिंग नहीं चाहिए कि बाहर से कोच आएँ और वही करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कुछ है, लेकिन जो एथलीट बाहर भेजे जाते हैं, इन पर इतना करोड़ों रुपया खर्चा होता है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। तो वो सारा पैसा ऐसे लगाया जा सकता है, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब वुमेन का पूजा ओला 1500, 800 पीबी क्या है 800 में? तो ये तो चलो एक्सपेक्टेड ही होता है 20103 का। लेकिन बाहर हीट में 1500 में और 3000 मीटर स्टीपल चेज़ में पारुल चौधरी 922 नाइन्थ इन हर हीट, नॉट इवन मेड द फाइनल, डिड नॉट क्वालिफाई। और अंकिता दयानी हीट डिड नॉट क्वालिफाई। और 35 किलोमीटर वॉक प्रियंका गोस्वामी 305 58 24th फाइनल में डिड नॉट क्वालिफाई। जैवलिन में थे अनु रानी, डिड नॉट क्वालिफाई। अब बेस्ट आउटकम जो है वो सिर्फ इनकी रही है, जो अब अच्छा वो थे जंपर जंपर थे लॉन्ग जंपर मुरली और प्रवीण और अब्दुल्ला अबू बकर। इनका पहले तो क्वालिफाई नहीं हुआ है, एक कुछ 15th और 16th 24th इन लॉन्ग एंड ट्रिपल जंप। हाई जंप में सर्वेश, ये थे 6th फाइनल में। अच्छा इसका इनका बड़ा इसका जो हाई जंप का है 225 क्वालिफिकेशन में 228 पीबी इन द फाइनल। अब ये टी 228 की जो परफॉर्मेंस है ना, ये कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में कुछ लोग तो आए ही नहीं है, क्योंकि इंजरी वगैरह की वजह से। फिर भी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन 234-35 की परफॉर्मेंस तो चाहिए ही चाहिए थी। फिर मज़ा था देखने का, लेकिन ये अभी भी इन्होंने फिर भी अंडर परफॉर्म किया, मैं ये कहूँगा। अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है? हमारे पास सब कुछ है उधर, अच्छे ट्रैक हैं, अल्टीट्यूड पे ट्रैक बनाए जा सकते हैं। अल्टीट्यूड पे दोनों तरीके से ट्रैक बनाए जा सकते हैं, एक अल्टीट्यूड के ऊपर बन सकता है, एक वहीं पर अल्टीट्यूड के नीचे बन सकता है। फिर जो बाहर ट्रेनिंग होती है, जैसे कोलोराडो में होती है, फ्लैगस्टाफ में होती है और अपने स्विट्ज़रलैंड में होती है। ये हमारे एथलीट वहाँ जाते हैं, कनाडा के भी, वहाँ जब स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं, ये वॉकर हैं, डिस्टेंस वाले लड़के हैं। तो वहाँ पर जितना खर्चा होता है ट्रेनिंग का, वो सारे का सारा खर्चा बचाया जा सकता है अगर हम ऐसा ट्रेनिंग सेंटर भारत में खोलें, जहाँ पर हमारे अपने कोचेस ट्रेंड कोचेस हों और जहाँ पर हमारी अपनी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग इसकी दी जाए, जहाँ पर जो खाने का रहने का खर्चा है वो यूरोप से बहुत सस्ता पड़ेगा हमारे एथलीट्स को। और हम बाहर के जो एथलीट्स हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। वो अपनी जो टीमें हैं, जैसे नाइकी है, एडिडास है और और नई कंपनियां ऑन है, पूमा है, ये अपने एथलीट वहाँ पर लेकर आ सकते हैं। बेस को शिफ्ट किया जा सकता है, इसको एज ए बिजनेस इसको बढ़ाया जा सकता है। और जब ऐसा माहौल होगा तो हमारे एथलीट वहाँ पर इन मासेस वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। और वहाँ पर जो हम जितना पैसा हम बाहर आकर खर्चते हैं, वो वहाँ पर अगर खर्चा किया जाए उतना ही, तो मेरे ख़्याल से एक एथलीट के बजाय हम 5-10 एथलीट की वहाँ पर ट्रेनिंग करवा सकते हैं उतने ही पैसे में। तो अब अगर वॉल्यूम होगा एथलीट्स का, तो क्वालिटी उसमें से निकलेगी। एक तो ये है। दूसरा, कहने को हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, रील बनाते हैं, इंटरनेट पे चलाते हैं, कोई ख़ास इनका कोई इतना परफ़ॉर्मेंस होता नहीं है और फ़ोटो इसमें से एक निकाल लेते हैं, हमारा एथलीट आगे जा रहा है, पीछे 3-4 काले दौड़ रहे हैं। ऐसा मत करें। आपने अर्न्ड किया हुआ जो रिस्पेक्ट होता है, उसको अगर आप बहुत ही शालीनता से अगर आप ऐसी चीज़ें मनाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर और होता है। अगर आप ऐसे बखेरते हैं वहाँ पर, अपनी बुद्धि को वहाँ पर दिखाते हैं कि ये जो भी कमेंट वगैरह करते हैं, हमारे चैनल पे भी करते हैं आके, पहले भी करते रहे हैं, तो उससे हमारा जो वहाँ पर
आगे देखने वाले को हमें बिल्कुल जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लोग, उनको क्या इम्प्रेशन जाता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भारत के गाँव हैं, जहाँ पर टैलेंट इतना भरा पड़ा है, छोटे-छोटे लड़के-लड़कियाँ हैं, जो यहाँ पर हमारे पास आते हैं लड़के-लड़कियाँ, उनको माँ-बाप को देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी की कोई सेंस नहीं है। जैसे हमारे वहाँ पर है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको पैसे देकर करवाना पड़ता है, बच्चे को क्या करे, क्या ना करे। वही एक्सरसाइज़ेज़ जो हम नेचुरली करते थे, पाँव के बल बैठते थे, घर का काम करते थे और खेती-बाड़ी देखते थे। ऐसे काम हम वहाँ पर गली में खेलते थे, वो पेड़ से कूद जाते थे। ऐसे काम हम वहाँ पर नेचुरली करते थे, यहाँ पर आपको बच्चे को पैसे देकर फिट रखना पड़ता है, फिर जाकर ये ऐसे काम करते हैं। वहाँ पर हमारे पास नेचुरली फिट लड़के-लड़कियाँ होते हैं, जिनको तराशा जा सकता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए हमें जो फंडिंग जो होती है स्पोर्ट्स की फंडिंग, वो गाँव में जैसे 10, 12, 15 गाँव का एक ट्रैक हो और उसमें 5-7 गाँव में एक अलग से ट्रैक हो। जो पहला ट्रैक है वो सिंथेटिक हो, दूसरा ट्रैक जो है वो ग्रेवल का ट्रैक बनाया जाए। और ग्रेवल के जो जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह होती हैं हमारे पास, यहाँ पर नेशनल पार्क्स में नेशनल भी नहीं होती हैं, छोटी पार्क्स होती हैं जो, वहाँ पर ग्रेवल की 15-15, 20-20 किलोमीटर के पाथवे बने हुए होते हैं, जहाँ पर लड़के-लड़कियाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं, हर मौसम में कर सकते हैं, बरसात में भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेवल पे इतना पानी नहीं खड़ता है। पानी क्योंकि कीचड़ होगा तो पानी खड़ेगा, फिर वो फिसलन होगी तो चोट लगेगी। लेकिन यहाँ पर ग्रेवल का होता है पैदल चलने के लिए। बाकी वॉकर की प्रॉब्लम तो हमें भी आती है। फर्स्ट लेन में वॉक करना है, आपके साथ बिना वजह पंगा लेना है, आम पब्लिक को नॉलेज नहीं है। ये हमारे पास भी ऐसी मुश्किलें यहाँ पे भी होती हैं। और एक और मुश्किल आती है कि ट्रैक पर बाइक नहीं चलाना है। तो मैंने सभी जितने हमारी स्टेट में लोकल मान लीजिए ज़िले में मान लीजिए, जितने भी ट्रैक हैं सभी पे मैंने चलाया हुआ है। बहुत मतलब 200 किलोमीटर का इर्द-गिर्द सभी ट्रैक्स पर, इसी वजह से कि कुछ ना कुछ कोई बोल देता है कि इस पे यहाँ पे आप मत आएँ, यहाँ पे ट्रैक पर नहीं चलाएँ। तो इस प्रॉब्लम का हल हम निकालेंगे आने वाले समय में, हो सकता है कहीं वहाँ पर ट्रैक वगैरह अपना खुद का बना के, खुद का प्रोग्राम जो है वो चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो-जो हो सकता है वो बता दिया है। अगर किसी को कोई किसी तरह का क्वेश्चन हो, कौन हूँ, क्या हूँ, तो आप कमेंट करके पूछ लें। फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है हरप्रीत एंड कनाडा में हूँ, एनसीसीपी सर्टिफाइड एथलेटिक्स कोच। जय हिंद, जय भारत।